हेलो स्टूडेंट्स। बेटा हम लोगों ने कई तरह के एंथैल्पीज पढ़ लिए हैं, फिर भी कुछ चीजें बाकी रह जाती हैं। जैसे कि हमारे सामने एक हेडिंग है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब हुआ बेटा उदासीनीकरण, है ना। किसी चीज को उदासीन करने की जब बात आती है तो उदासीनीकरण शब्द किसके लिए बना है। सबसे पहले बात ये दिमाग में जरूरी है कि हम बात अगर कर रहे हैं उदासीनीकरण तो किसके लिए कर रहे हैं। एसिड और बेस के लिए। न्यूट्रलाइजेशन मतलब एसिड और बेस से रिलेटेड। तो अपने पहले परिभाषाओं में, बाकी सारी परिभाषाओं में, इसमें डेफिनेशन में फर्क है। क्या फर्क है? हम हमेशा कहते हैं किसी एसिड का जैसे HCl, किसी बेस जैसे क्षार NaOH से अभिक्रिया होने पर हमेशा क्या बनता है बेटा? सॉल्ट, लवण बनता है। और क्या बनता है? पानी। तो बाकी सारी परिभाषाओं में हम हमेशा बोलते हैं एक मोल पदार्थ, यानी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जिस एसिड की आप बात कर रहे हो हमें उसका एन फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर, संयोजकता नहीं मालूम। क्या पता उसका एन फैक्टर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, मालूम नहीं। ऐसे हालात में हमारी परिभाषा कहती है 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल का, 1 ग्राम तुल्यांक क्षार के साथ, बेस के साथ आपस में क्रिया करने पर उदासीन होने के बाद बनने वाले लवण पर मुक्त होने वाली ऊर्जा, मुक्त होने वाली सिर्फ बाहर ही जाएगी, को कहते हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ये दिमाग में रखना होगा कि बेटा ये डाटा नेगेटिव ही रहेगा, हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। क्यों? क्योंकि उदासीनीकरण की जो एंथैल्पी है वो हमेशा बाहर जाती है। एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं, ऊर्जा रिलीज करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं। दैट मींस 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस से रिएक्शन करके जब सॉल्ट बनाता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है। लेकिन एक साथ एक बात और कही जाती है, अगर बेस स्ट्रॉन्ग है, एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, तो भाई आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि जो सॉल्ट होते हैं, लवण होते हैं, वो 4 तरह के होते हैं। कौन कौन से? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, वीक बेस। भाई वीक भी तो हो सकता है ना। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। और आखिरी क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस। तो 4 तरह के सॉल्ट होते हैं, आपको उम्मीद है पता होगा। जैसे एक उदाहरण रख रहा हूं कि अगर मान लो मैंने लिखा CH3COONA, तो देखो ना एसिटिक एसिड मतलब CH3COOH वाला हिस्सा एसिटिक एसिड से आया है। Na कहां से आया है? NaOH से। तो वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर इसमें एसिड जो है, अम्ल है, वो कैसा है? वीक है। और जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे हालात में ये जो बेस है बेटा, ये जो स्ट्रॉन्ग हिस्सा है, ये उस सॉल्ट को बेसिक सॉल्ट बना देता है, मतलब क्षारीय लवण बना देता है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था कि मैं उदाहरण ले लूं NH4Cl का। अब इसमें NH4 कहां से आया? अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, मतलब वीक बेस से आया। तो वीक बेस NH4OH, और Cl कहां से आया? एसिड से, HCl जैसे एसिड से, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड रहा, इस हिस्से के स्ट्रॉन्ग होने की वजह से सॉल्ट तो बनेगा, लवण तो बनेगा, लेकिन होगा एसिडिक सॉल्ट, क्योंकि दादागिरी कर रहा है। तो आपको समझना होगा कि सॉल्ट कई तरह के होते हैं। जो सामने लिखा है NaCl, ये उदासीन है। क्योंकि उसके दोनों हिस्से कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग हैं। एक उदाहरण ये भी कह सकता था मैं आपके सामने CH3COONH4, ऐसा, जिसके दोनों हिस्से वीक हैं। ये वीक एसिड से बना है और वीक बेस से बना है। तो सॉल्ट के 4 अलग अलग ऑप्शन हो सकते थे। अब ऐसे में मुझे नहीं पता कि ये भाई जो सॉल्ट बनाया है ये उदासीन है, अम्लीय है, या क्षारीय है, एसिडिक है या बेसिक है। वो डिपेंड करेगा इनके pK की वैल्यू पर। pKa बड़ा है या pKb बड़ा है, उसके आधार पर तय करते हैं। वो चीजें यहां नहीं होती है ना। तो हमें एक बात समझ में आ गई कि उदासीनीकरण करने का मतलब है लवण बनाना। लेकिन अगर वो लवण स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस से बना है, मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे ज्यादा ऊर्जा रिलीज की, तो अधिकतम ऊर्जा
उदासीनीकरण की अधिकतम ऊर्जा डेल्टा एच, अधिकतम ऊर्जा कब मुक्त होगी और वो कितनी होगी? तो बेटा उसका आंकड़ा हमें याद होना चाहिए 13.7 किलो कैलोरी या माइनस का 57.6 किलो जूल। लेकिन ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि ये जो बताया गया डाटा है ये सबसे अधिक ऊर्जा है 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए, अगर दोनों एसिड और बेस दोनों स्ट्रांग होंगे तो। अगर मान लो हम ये कहते हैं कि भाई हमारे पास दोनों में से कोई एक वीक है, तो मुझे नहीं पता ऊर्जा कितनी होगी। अगर दोनों में से कोई एक, अम्ल या क्षार में से कोई एक अगर दुर्बल हुआ, वीक हुआ, तो इतना तो पक्का है कि उसका डाटा इतना तो नहीं होगा, 13.7 तो नहीं होगा, इससे कम ही होगा। तो इसके लिए दो तरह से ऑप्शन पूछा जा सकता है, जैसे कि ऑब्जेक्टिव बना दे, मान लो लिख दे माइनस का 13.7 है ना, या 13.7 से ज्यादा, मतलब बी ऑप्शन दे दे ऐसे माइनस का 14.8, सी ऑप्शन माइनस का 12.8 या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो एक बात अच्छी तरह समझ लो कि अगर दोनों हिस्से एसिड और बेस दोनों स्ट्रांग नहीं है, दोनों स्ट्रांग है तो बात ही खत्म हो गई, आंसर ये रहा 13.7। मैं फिर से दोहराता हूं, मैं अपनी बात 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए बोल रहा हूं, इसलिए मेरा आंसर ये है अगर दोनों हिस्से स्ट्रांग हुए तो। मान लो आपने इसके लिए पूछ लिया मुझसे, या इसके लिए पूछ लिया, या इसके लिए पूछा जहां पर एक हिस्सा या दोनों हिस्से वीक हैं, तो मैं सिर्फ इतना अंदाजा लगाऊंगा कि 13.7 तो आंसर नहीं हो सकता, लेकिन इतना भी पक्का है कि उससे कम होगा। अगर एक आंसर बड़ा है एक आंसर छोटा है तो मैं सीधा सी पे टिक कर दूंगा। क्यों? क्योंकि जो भी ऊर्जा है वो अधिकतम ऊर्जा से तो कम ही है ना। लेकिन मान लो अगर उसने आंसर ऐसे 2 या 3 दे दिए, जो दोनों तीनों आंसर 13.7 से कम के निकले, तो फिर मैं इसको एक कदम आगे बढ़ाता हूं। अगर मान लो आपने कोई ऐसा सवाल रख दिया CH3COOH, जो कि अपने आप में एक दुर्बल अम्ल है, वीक एसिड है, इसकी अभिक्रिया करवा दी NaOH के साथ, जो कि अपने आप में कौन है? एक स्ट्रॉन्ग बेस है, प्रबल क्षार है, इनसे मिलकर बना CH3COONA। माना ये लवण है, सॉल्ट है, लेकिन समस्या ये है कि इस सॉल्ट में ऊर्जा कितनी उत्पन्न होगी। ये तो हमें भी समझ में आ गया कि भाई डेल्टा एच का जो डाटा है वो -13.7 किलो कैलोरी पर ग्राम इक्विवेलेंट से तो कम ही होगा, लेकिन कितना? ये इसके लिए ही हमें खास करके एक विशेष ऊर्जा की और आवश्यकता है। क्या है वो ऊर्जा? बताता हूं, एक मिनट देखिए। अगर मैंने कहा कि मेरे पास CH3COOH नाम की कोई चीज है, अगर वो एक्वस मीडियम में है, जलीय विलयन में, तो इसे आयनित होना पड़ेगा एसीटेट आयन में और H+ आयन में। मीडियम कौन सा होगा? एक्वस। तो ऐसे हालात में जब किसी दुर्बल हिस्से का जल अपघटन करवाऊंगा, उसका आयनीकरण करवाऊंगा, तो दुर्बल को आयनित होने में समय लगेगा। तो ऐसे हालात में उसकी डेल्टा एच कौन सी वाली बेटा? आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन वाली ऊर्जा भी तो होगी, क्योंकि प्रबल का तो काम ही है फटाफट आयनित होना। तो वो तो एक बार में, प्रबल अगर दोनों होते तो एक बार में पूरा अपना प्रोसेस खत्म करते, प्रक्रिया खत्म करते और इतनी ऊर्जा दे देते। लेकिन अगर कोई हिस्सा दुर्बल है तो वक्त लगा है, तो उसके आयनीकरण की ऊर्जा भी तो मांगूंगा। अगर मान लो मैं कहूं कि इस एसिटिक एसिड अम्ल की आयनीकरण की ऊर्जा 2.3 प्रति ग्राम इक्विवेलेंट है किलो कैलोरी में, तो अगर मुझे क्वेश्चन बताता है कि दुर्बल चीज जो भी है या क्षार है, उसकी आयनीकरण की एंथैल्पी क्या है, तो मैं इस अभिक्रिया की, जिसके बारे में मैं सोच रहा था, उस अभिक्रिया की उदासीनीकरण एंथैल्पी बता पाऊंगा। वो कैसे बता पाऊंगा? क्योंकि मैं दिमाग लगाऊंगा माइनस का 13.7 माइनस का 2.3, माइनस का 2.3, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, कुल मिलाकर मेरा जवाब आ जाएगा माइनस का 7 में से 3 गए, बचा 4.11 किलो कैलोरी पर ग्राम इक्विवेलेंट। मतलब किसी भी दुर्बल चीज का, चाहे अम्ल हो चाहे क्षार हो, अगर दुर्बल अम्ल या क्षार दिया है तो उदासीनीकरण की एंथैल्पी तब परफेक्ट बताई जा सकती है जब आपके पास उसके
आयोनाइजेशन की एंथैल्पी, आयनीकरण की एंथैल्पी दी होगी। ऐसे केस में अगर मेरे पास 4 ऑप्शन भी हैं, उन 4 ऑप्शन में से एक उदासीनीकरण का अधिकतम डाटा माइनस का 13.7 और नीचे उसके 2 या 3 आंसर जो इस आंकड़े से छोटे हैं, तो मैं आंसर दे सकता हूं, लेकिन तब दे पाऊंगा जब मेरे पास ये डाटा दिया होगा। अगर नहीं दिया होगा और सीधे सवाल है तो फिर तो सीधी सी बात है, हमें सिर्फ एक आंसर चाहिए जो इससे छोटा हो। ठीक है, तो ध्यान रखना कि मैंने आपको एक साथ 2 बातों को डिस्कस किया, जिसमें उदासीनीकरण की एंथैल्पी पे बात की। अगर 2 मिनट के लिए सोचो, मैंने इसके इक्विवेलेंट बढ़ा दिए, मान लो हमने सारी बात कर ली और हमने पता कर लिया कि 11.4 किलो कैलोरी वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से पैदा हुई। ठीक, हमने बोला भी था साथ साथ कि इसके 1 ग्राम इक्विवेलेंट की है, ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट की है। मान लो किसी ने हमसे कहा है कि एसिटिक एसिड जिसका अणुभार होता है 60 ग्राम, ठीक है, एसिटिक एसिड का अणुभार होता है 60 ग्राम और NaOH का होता है 40। ठीक, तो अगर मैं इसको एक क्वेश्चन बना के देखूं, जरा देखो, अगर मैंने एग्जांपल लिया CH3COOH और अभिक्रिया करवा रहा हूं किससे, NaOH के साथ, और इससे बना रहा हूं CH3COONA प्लस वाटर। अब ये तो हमने समझ में अपनी सब कैलकुलेशन में देख लिया था कि इस अभिक्रिया में जहां पर एक दुर्बल अम्ल एक प्रबल क्षार है, इसकी हमने डेल्टा H निकाल भी ली थी, माइनस का 11.4 समथिंग कुछ निकाली थी, किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट निकाल ली। लेकिन अगर किसी ने हमें इसका 120 ग्राम दे रखा है, 120 ग्राम क्वेश्चन में, और NaOH का दे रखा है 40 ग्राम, तो अच्छी तरह बात दिमाग में रखना जरूरी होगा बेटा कि आपको यहां पर पहले चैप्टर वाला लिमिटिंग रिएजेंट याद रखना है, सीमांत अभिकर्मक। मतलब इस 40 ग्राम में NaOH का अणुभार 40 का भाग देकर पता करो तो ये आएगा 1 मोल, और NaOH का एन फैक्टर भी 1 है, तो इसका मतलब 1 मोल खुद 1 ग्राम इक्विवेलेंट। यहां पर 120 में भाग देना 60 का, तो ये हो जाएगा कितना, 2 मोल। और एसिटिक अम्ल में भी ग्राम तुल्यांक जो है वो 1 ही है। क्यों है, क्योंकि इसके पास एक ही H+ है, अम्ल में H+ देखा जाता है और क्षार में OH देखा जाता है ना। तो फिलहाल हमें दिख रहा है यहां 2 मोल है और यहां 1 मोल है, और सीमांत अभिकर्मक लिमिटिंग एजेंट के हिसाब से NaOH 1 मोल है। इसका मतलब 2 मोल एसिड खत्म होगा ही नहीं, 1 ही मोल खर्च होगा। तो हम अपने दिमाग में रखेंगे कि इसका 1 मोल अम्ल का 1 मोल क्षार से क्रिया कर पाएगा और इतनी ही ऊर्जा को उत्पन्न कर पाएगा, इससे ज्यादा नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में यहां लिखा होता 120 ग्राम कौन, एसिटिक अम्ल, और NaOH भी लिखा होता 120 ग्राम, अब कहानी बदल गई, क्योंकि यहां पर 120 में डिवाइड 120 का, तो ये बन गया कितना, 2 मोल, है ना। लेकिन यहां पर भाग लगेगा NaOH के 40 का, तो ये बन जाएगा 3 मोल। अब कहानी में ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है कि इस बार सीमांत अभिकर्मक कौन है, ये रहा, क्योंकि इसकी संख्या मात्रा कम है। तो ऐसे हालत में हम ये कहेंगे कि इसका 2 मोल इसके 2 मोल से क्रिया करेगा, 3 से नहीं करेगा, 2 से करेगा, 1 मोल ऐसे ही पड़ा रह जाएगा। तो इसका मतलब इसके 2 मोल अभिक्रिया करेंगे NaOH के 2 मोल के साथ, है ना, और 1 मोल इस 3 में से 1 मोल बचा रह जाएगा। लेकिन ऊर्जा इतनी नहीं पैदा करेगा, ऊर्जा पैदा करेगा कितनी, माइनस का 11.4 इंटू 2 किलो कैलोरी। तो क्यों, अरे भाई 1 ग्राम इक्विवेलेंट से 11.4 तो 2 से उसका गुणा हो जाएगा। लेकिन याद रहे जो चीज लिमिटिंग रिएजेंट है LR तय वहां से होगा। तो ध्यान रखना कि इस क्वेश्चन में वो एक कदम आगे भी बढ़ सकता था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरी बातों से उदासीनीकरण वाली सारी एंथैल्पी निकालना आ जाएगी। बेटा अब हम लोग मिले हैं थर्मोकेमिस्ट्री के आखिरी पार्ट को डिस्कस करने के लिए। ध्यान रखिएगा हम बात करने वाले हैं हेज। भाई हेज नाम का एक साइंटिस्ट था, हम उसका नियम पढ़ना चाहते हैं। ये नियम हमने क्वेश्चन करते करते कई बार इस्तेमाल किया है, कई बार इस्तेमाल किया है। कैसे किया है चलो देखते हैं, बताते हैं। हमने कहा था जब कोई अभिक्रिया
जब कोई अभिक्रिया एक ही पद में, जैसे C प्लस हाफ O2 से बनाती है CO नाम की गैस को, और इसमें कॉमा डेल्टा H ऊष्मा की मात्रा है माइनस का 110.5 किलो जूल में। एक अभिक्रिया एक पद में पूरी हुई, फिर इसी अभिक्रिया का दूसरा हिस्सा O2 से बनाया CO2। अब इसमें ऊर्जा कितनी लगेगी, इसमें ऊर्जा का मान जरा ढंग से पहचाने तो ये कितना होने वाला है, ये होने वाला है 283 -283 किलो जूल में। अब ये अभिक्रिया दो पदों में खत्म हुई। अगर मैं चाहता और सीधे सीधे लिखता C प्लस O2 गिव CO2, तो बेटा इस अभिक्रिया की ऊर्जा एंथैल्पी उतनी ही होती जितनी इन दोनों को जोड़कर बनाई जाती। मतलब डेल्टा H होता ये 0.5 ऐसा का ऐसा, 3 और 0 3, 8 और 1 9 और 2 और 1 3 माइनस में। ठीक, ध्यान से सोचो, माइनस का 393.5 किलो जूल पर मोल ही तो मैंने लिखाया था कार्बन डाइऑक्साइड की संभवन की ऊष्मा। इसका अर्थ यह है कि हैज़ कहना चाहता है अगर कोई अभिक्रिया एक से ज्यादा पदों में पूरी हो या एक में खत्म हो जाए, अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया एक पद में एक स्टेप में कंप्लीट हो जाए, कंप्लीटेड इन सिंगल स्टेप और मोर देन वन, टोटल एनर्जी हमेशा सेम रहती है। एक अभिक्रिया एक पद में खत्म हो जाए या एक से ज्यादा पदों में कंप्लीट हो, कुल ऊर्जा कभी भी बदलती नहीं है। आप इसका ऐसा कोई एक उदाहरण लें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप कितने भी उदाहरणों से इसकी बात कर सकते हो। तो अपने आप को समझा लो कि अगर मान लो मैंने कहा कि मैं कोई और अभिक्रिया लेना चाहता हूं, जैसे मैं A से D नाम की कोई अज्ञात चीज लेता हूं, ना A का नाम पता ना D का नाम पता। अगर A से D तक गया और मैंने ऐसा करने पर डेल्टा H का कोई मान पाया, ठीक, डेल्टा H का कोई मान पाया। अब ये था मेरा पहला तरीका। दूसरा तरीका मुझे कहता है कि अगर मैं जाता हूं A से B, यहां पर अगर मैं इस्तेमाल करता हूं ऊर्जा x1, B से जाता हूं C, इसकी ऊर्जा का मान x2, C से जाता हूं D, इसकी ऊर्जा का मान x3, तो कुल मिलाकर हैज़ नाम के वैज्ञानिक का यह कहना है कि डेल्टा H का जो मान है वो x1 प्लस x2 प्लस x3 के हर हालत में बराबर ही आएगा। कुल ऊर्जा कभी बदल नहीं सकती, चाहे ऊर्जा एक पद में पूरी अभिक्रिया खत्म कर ले या एक से ज्यादा पदों में करें। तो हैज़ का नियम हमें समझ आ गया होगा। इस बात को प्रैक्टिकल एविडेंस मतलब उसका पुख्ता सबूत कैसे मिला? हैज़ ने तो नियम बना दिया, लेकिन क्या इस नियम को माना गया? हाँ, एक ध्यान से देखो, हेडिंग मेरा कुछ दिखाई दे रहा है आपको यहां पर, बॉर्न हैबर साइकिल। बॉर्न हैबर साइकिल बेटा ये कहता है कि मैंने प्रैक्टिकली हैज़ के नियम को परफॉर्म करके देखा कि क्या हैज़ नाम का वैज्ञानिक सही बोल रहा है। तो हाँ, ऐसा पाया गया। क्या बोला इसने? कहा कि मैंने प्रैक्टिकल जब किया तो सोडियम था मेरे पास ठोस, क्लोरीन था मेरे पास Cl2 गैस के रूप में, और मैंने इनसे बनाया NaCl। NaCl की संभवन ऊष्मा ज्ञात करी, लेकिन क्योंकि Cl वहां एक है और यहां Cl2 लिखा है, इसलिए मैं इसे आधा लिख देता हूं। ठीक, उसने इस अभिक्रिया को एक पद में खत्म किया और इसका डेल्टा H का मान निकाला। कितना निकाला वो मैं अभी नहीं बता रहा आपको, कितना भी निकाला हो। उसने कहा कि अगर मैं ये अभिक्रिया एक पद में खत्म कर चुका हूं, अब मैंने दूसरा तरीका अपनाया, मैं इस ठोस को गैस में परिवर्तित करना चाहता हूं। तो सोचो, किसी ठोस को गैस में पहले बदलना, फिर इस Cl2 के अणु को तोड़ूंगा, Cl का परमाणु बनाऊंगा, फिर इस सोडियम के गैस को मैं बदलकर Na प्लस आयन बना लूंगा, Cl को भी Cl माइनस आयन बना लूंगा। उसके बाद इन दोनों आयनों को आपस में जोड़कर NaCl पैदा कर दूंगा, लेकिन NaCl गैस अवस्था में रहेगा क्योंकि दोनों आयन गैस अवस्था में थे। फिर मैं इस गैस वाले को उठाकर सॉलिड में बदल दूंगा। तो अभिक्रिया इतने अलग रास्ते से घूमकर आई, लेकिन स्टार्ट हुई यहां से, खत्म हुई यहां पर, मतलब शुरुआत और अंत एक ही है।
तो ऐसे हालात में हमने क्या क्या किया, अब जरा मैं दोहराता के बात करता हूं। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था कि जब किसी ठोस को गैस में बदलते हैं तो ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन करना पड़ता है। तो ऊर्ध्वपातन की एंथैल्पी प्लस, क्योंकि आपने ठोस को गैस में बदला, ऊर्जा मांग ली। दूसरी तरफ Cl2 एक अणु था, उसे तोड़कर आपने परमाणु बनाया, मतलब तोड़ा, डिसोशिएट किया, ऊर्जा लगी प्लस में डी। लेकिन डी क्यों, ये तो आधा अणु है, तो मैंने इसको लिखा हाफ डी। अणु को तोड़कर परमाणु बनाया। बाद में Cl नाम की गैस को Cl माइनस का आयन बनाया। किसी पे माइनस क्यों आता है, जो कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन लेता है ऊर्जा बाहर जाती है, दुश्मन है ना दोनों, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अंदर आई तो ऊष्मा बाहर चली गई। तो ऐसे हालात में बाहर जाने वाली ऊष्मा को कहते थे इलेक्ट्रॉन एफाइनिटी। इलेक्ट्रॉन एफाइनिटी बंधन ऊर्जा है ना, बंध ऊर्जा। अब बंध ऊर्जा नहीं, इसको हम इलेक्ट्रॉन एफाइनिटी बंधी ऊर्जा तक ही रखें। दूसरा, सोडियम जो है वो प्लस आयन में बदल रहा है। अगर सोडियम प्लस बन रहा है मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन दिया किसी को। कोई भी चीज इलेक्ट्रॉन किसी को कब देती है, जब इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा ऊर्जा अंदर आएगी, फिर वही अपोजिट डायरेक्शन। तो यहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी, यहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। आयोनाइजेशन एनर्जी अंदर आएगी, इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा। यहां पर इलेक्ट्रॉन अंदर आया था, ऊर्जा बाहर गई। चलो दोनों आयन प्लस माइनस आयन अट्रैक्ट होकर NaCl बना भी लिए, कोई ऊर्जा में परिवर्तन आपने नहीं दिखाया, मान लिया। लेकिन किसी गैस को ठोस में बदलना है भाई, तो ठोस से गैस में जाते ऊर्जा अवशोषित करते हो, तो गैस से ठोस में जाओगे तो ऊर्जा उत्सर्जित करनी पड़ेगी ना, एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी। ये कौन है भाई, लैटिस एनर्जी। तो इतने पूरे साइकिल में बॉर्न हेबर ने प्रैक्टिकल करके ये साबित किया कि जो डेल्टा H मैंने कहा था ना, मैं नहीं बताऊंगा कितना है, वही डेल्टा H सब्लिमेशन प्लस D/2 प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी माइनस इलेक्ट्रॉन एफाइनिटी माइनस लैटिस एनर्जी, सभी प्रकार की ऊर्जाओं का योगफल हो गया। तो प्रैक्टिकल प्रूफ अगर चाहिए कि हेज का नियम सही है, तो उसके लिए यह बात हमें समझनी होगी कि बॉर्न हेबर नाम के साइकिल से यह बात साबित भी होती है कि हेज का नियम बिल्कुल सही कहता है। ठीक है, थैंक यू।